एल्गोरिथम का मतलब बताया मैंने, किसी भी काम को कंप्लीट करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो प्रोग्राम नहीं सीखता है, प्रोग्राम के अंदर एक एल्गोरिथम है जिससे सीखने वाला काम होता है। ठीक है। अब एग्जांपल दे रहा हूँ एल्गोरिथम का। ये एक इंसान है, ये एक दूसरा इंसान है। इन दोनों से पूछा गया चाय कैसे बनाई जाती है, चाय कैसे बनाई जाती है। तो क्या एल्गोरिथम होगी चाय बनाने की? भूल जाओ टेक्निकल क्या होता है, कहानी में समझो। चाय बनाने की एल्गोरिथम क्या होती है? पहले आप कंटेनर उठाओगे जिसमें चाय बनाना चाहते हो, स्टेप वन। फिर कितनी चाय बनानी है उसके हिसाब से उसमें पानी रखोगे। फिर अपना स्टोव ऑन करोगे। फिर उसके बाद उसमें चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे। फिर उसमें अदरक डालना है, जो भी डालना है, इलायची डालनी है, अपना डालोगे। बॉईल करोगे। एक टाइम तक बॉईल करने के बाद फिर उसमें मिल्क ऐड कर दोगे। फिर बॉईल करोगे। उसके बाद उसको छानकर कप में ले आओगे। अब पीने वाला पिए। एल्गोरिथम हो गई पूरी। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किसी भी काम को पूरा करने का क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। तो ये क्या है, एक एल्गोरिथम है। अच्छा, दूसरे से पूछा मैंने, इसने अपनी बता दी कहानी, चाय ऐसे बनती है। इससे पूछा, इसने कहा हमारे यहाँ थोड़ी अलग है। क्या करते हो, कंटेनर लिया, जितनी चाय बनानी है उतना पानी उस हिसाब से लिया, उसमें चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, सब कुछ डाल दिया, बॉईल करते रहे। उसके बाद बॉईल करके उसको एक केटल में छान लिया। हमने कहा मिल्क नहीं पड़ा, बोले हम डालते ही नहीं है ऐसे। फिर क्या करोगे? फिर हमने एक अलग केटल ली जिसमें मिल्क को बॉईल करा और उसको अलग कर लिया। अब दो केटल लेके जाते हैं हम। जिसको चाय बनाकर देनी होती है, पहले वो ब्लैक वाली चाय, चाय पत्ती के साथ जो बनकर आई थी वो, और उसमें ऊपर से फिर मिल्क डालते हैं, दे देते हैं। तो एल्गोरिथम बदल गई, क्योंकि इस बार स्टेप बात के बदल गए। तो एल्गोरिथम दूसरी हो गई। अब जो बाजार में लोग चाय बेचते हैं ठेले वगैरह पर, उनसे पूछा चाय कैसे बनती है, उन्होंने कहानी अलग सुना दी। उन्होंने कहा हमने तो एक पहले कंटेनर बना रखा है, उसमें पानी दूध सब मिला कर रखा हुआ है पहले। आप आओ, हम बस कंटेनर में उसे बॉईल करेंगे, छान कर दे देंगे, बन गई चाय। इतना टाइम का है हमारे पास कि पहले चाय की पत्ती डालकर उबालेंगे, फिर अलग से उसमें दूध मिलाएंगे, इतना टाइम था ना होगा हमारे पास। हमने तो सब तैयार कर रखा है पहले, सब मिक्सर तैयार है। तो भाई आए, 5 किलो दूध लिया, 5 किलो पानी डाला, भगवाने में तैयार। आप आओ, पिला कर दे देंगे। एल्गोरिथम तीसरी हो गई चाय बनाने की। तो चाय बनाने की 3 एल्गोरिथम हो गई। अब किसकी एल्गोरिथम बढ़िया है? जिसका टेस्ट अच्छा लग जाए आपको। भाई इसमें बढ़िया का मतलब टेस्ट है। तो आप 3 अलग अलग एल्गोरिथम से चाय बना के पी कर देखना, जिसका टेस्ट अच्छा है कह देना मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया है। एल्गोरिथम क्या है, समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किसी काम को पूरा करने का क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। इसी तरह से क्या होगा, जब हम अपना डेटा सेट अपने प्रोग्राम में लेकर आते हैं, तो हम अपने डेटा सेट से सीखना है। तो सीखने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है, फिर वो। तो वो सारे स्टेप्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस काम को करने की क्या आती है, एल्गोरिथम। आप अपना डेटा उस एल्गोरिथम को दो, उसे पता है कि कैसे कैसे सीखना है। अब तो सर कोई दूसरी भी आती है, वो हमने कहा सेम डेटा सेट है, उससे सीखने की एक दूसरी एल्गोरिथम आती है, उसका सिर्फ अपना स्टेप है कि भाई हम ऐसे सीखते हैं। तो एक ही डेटा सेट से सीखने की कई एल्गोरिथम हमारी हो सकती हैं। अब कौन से एल्गोरिथम ने अच्छा सीखा,
तो ये तो हम जब प्रिडिक्शन करके देखेंगे कि कौन सी एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है, वो एल्गोरिथम बढ़िया हमारे लिए। तो यहाँ पे टेस्ट तो देखना है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक्यूरेसी। देखने के बाद जब हमने आपसे पूछा तो आपने सही आंसर कितने दिए, आपका प्रिडिक्शन कितना सही गया। जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया है हम बोलेंगे ये एल्गोरिथम बढ़िया है, इतना अच्छा सीखा है। तो सर क्या हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हमने कहा। क्योंकि अगर एक एल्गोरिथम आप मुझसे पूछोगे सर सबसे बढ़िया कौन सी है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा अगर एक सबसे बढ़िया है तो बाकियों को हटा दो, क्योंकि एक तो सबसे बढ़िया हमने ढूंढ तो ली। तो बढ़िया घटिया सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में चीजें समझ रहा है। तो किसी डेटा सेट पर पहली एल्गोरिथम बढ़िया होगी, डेटा सेट बदल गया, अब ये एल्गोरिथम जो सीख रही है उस डेटा सेट से अच्छा नहीं सीख पा रही, लेकिन दूसरी वाली जो पहले डेटा सेट पर अच्छा काम नहीं कर रही थी, अब हो सकता है दूसरे एल्गोरिथम एक अलग डेटा सेट है उस पर अच्छा काम कर रही है। तो कोई एल्गोरिथम इमेज पर अच्छा काम करती है, कोई एल्गोरिथम एक्सेल फाइल के डेटा पर अच्छा, स्ट्रक्चर डेटा पर अच्छा काम करती है, कोई एल्गोरिथम टेक्स्ट डेटा पर अच्छा काम करती है, कोई ज्यादा डेटा पर अच्छा काम करती है, कोई कम डेटा पर अच्छा काम करती है। किसी में फीचर ज्यादा हो तो अच्छा रिजल्ट आता है, किसी में फीचर कम हो तो अच्छा रिजल्ट आता है। आप बताओ आपके पास क्या है, उसके हिसाब से एल्गोरिथम है हमारे पास। उसके बाद भी एक्सपेरिमेंट है, करके देख लो। तो अब हम जिस दुनिया में एंटर कर रहे हैं ना, इस दुनिया में चीजें एक्सपेरिमेंटल हैं। ऐसा कोई कह नहीं पाएगा कि यही चीज सही होती है। ये चीज सही होती है मेरे वाले डेटा सेट के हिसाब से, आप अपने डेटा सेट के हिसाब से करके देख लेना। तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है और आज भी दुनिया में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इस चीज को लेकर। चलिए, अब एल्गोरिथम क्या होती है समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू कंप्लीट ए टास्क इज नोन एज एल्गोरिथम। अब चाहे ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है सर्चिंग की, चाहे सॉर्टिंग की है, चाहे वो लर्निंग एल्गोरिथम। तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम का कंप्लीट टास्क क्या होगा, सॉर्टिंग करना। कैसे सॉर्ट करना उसके स्टेप बताओ। पहले एरे को तोड़ेंगे, फिर उसमें पाइवट एलिमेंट मानेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो दूसरी एल्गोरिथम अपने हिसाब से करेंगे, तीसरी अपने हिसाब। वो कौन सी एल्गोरिथम है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम। हम यहाँ सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं किसी एरे की। तो एल्गोरिथम जो सॉर्टिंग और सर्चिंग करने की नहीं आती हैं, किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो स्टेप चाहिए उन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है। तो ये तो जनरल टर्म है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग ए टास्क। किसी भी टास्क को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जब आप पूरा करते हैं तो उसको एल्गोरिथम। तो मशीन लर्निंग के अंदर जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं वो हमारा लर्निंग एल्गोरिथम है। तो अब ये जो एल्गोरिथम होती हैं, अगर इनको हम तोड़ दें तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, लर्निंग एल्गोरिथम, पता नहीं और किस किस फील्ड की होंगी। हर फील्ड की एल्गोरिथम होती है, तो हमारा फोकस बस एक पर ही है अभी, ठीक है। अब एक टर्म और आता है जिसका नाम होता है मॉडल। मॉडल, मॉडल क्या है। मॉडल हमारे प्रोग्राम में वो एंटिटी है, तो ये प्रोग्राम का ही पार्ट है। ये प्रोग्राम का ही हिस्सा होता है। कहीं लिख लो, ऐसा नहीं है यही लिखना, कहीं लिख लो मॉडल। तो मॉडल
हमारे प्रोग्राम में उस एंटिटी को कहा जाता है जो डेटा सेट से ट्रेंड को कैप्चर करके अपने अंदर स्टोर करता है। मॉडल हमारे प्रोग्राम में उस पार्ट को कहा जाता है, उस एंटिटी को कहा जाता है जो हमारे डेटा सेट से ट्रेंड निकला है उसको कैप्चर करता है, यानी अपने अंदर उसको स्टोर करता है। अब वो ट्रेंड जो डेटा सेट से निकला है वो निकालने के जो स्टेप्स हैं वो एल्गोरिथम बताएगी, और उन स्टेप से जो ट्रेंड निकला है वो हमने जहां जाकर स्टोर कर दिया है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल। इसका मतलब है कि मैं मॉडल को किसी एक एल्गोरिथम से ट्रेन कर सकता हूँ, मॉडल को किसी दूसरे एल्गोरिथम से ट्रेन कर सकता हूँ, मॉडल को तीसरी एल्गोरिथम से ट्रेन करता हूँ। तो यहाँ पर मॉडल की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। मॉडल क्या है? मॉडल एक कंपोनेंट है जो कह रहा है मुझे सिखाओ। अब मुझे सिखाने के लिए आप क्या यूज करोगे? कोई एल्गोरिथम यूज करोगे। तो हम अपने अब इन बातों को अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ तो अब मेरे पास क्या है? मेरे पास होता है डेटा सेट, और इस डेटा सेट से मैं जो भी ट्रेंड निकलेगा उस ट्रेंड को कैप्चर करके कहाँ रखता हूँ? मॉडल के अंदर। और इस मॉडल के अंदर जो ट्रेंड आया है वो डेटा सेट से निकाला गया। कैसे? कैसे निकाला गया? वो किसी एल्गोरिथम ने बताया होगा। एल्गोरिथम वन का अपना एक तरीका है इस डेटा सेट से ट्रेंड निकालने का। एल्गोरिथम टू हो सकती है, उसका अपना तरीका हो सकता है मॉडल को ट्रेन करने का। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो सामने दिख रहा है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। खेल तैयार हो गया, अब इस खेल को खेलते हैं। आपको ये डेटा सेट गिवन है और आपको इस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। बताओ ये वैल्यू क्या होगी? आप जितने भी स्टूडेंट क्लास में हो वो अपने आप में एक एल्गोरिथम है। जितने भी स्टूडेंट इस खेल को खेल रहे हैं वो हर स्टूडेंट एक एल्गोरिथम है। हर स्टूडेंट जो इस खेल को खेलेगा वो एक एल्गोरिथम है। खेलो इस खेल को, बताओ मुझे यहाँ पर क्या है?
क्या कह रहे थे? हैं? कितना? 21, 18, 43। देखो जो मैं चाहता था वो लगभग हो रहा है। अब एक स्टूडेंट को मैं एक एल्गोरिथम मान रहा हूं, जो एक स्टूडेंट है उसको मैं एक एल्गोरिथम मान रहा हूँ। दूसरा स्टूडेंट दूसरी एल्गोरिथम है। तीसरा स्टूडेंट तीसरी एल्गोरिथम है। चौथा स्टूडेंट चौथे एल्गोरिथम। अब पहले स्टूडेंट का जो स्टेप्स हैं इस डेटा को लेकर सीखने के, वो ये हो सकते हैं कि वो ऐसे सोच रहा है कि सर ने 2 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 6 लिख दिया। अब ऐसा हो सकता है सर ने 2 की गुणा 3 से कर दिया तो 2 3 6 हो गया हो। अगर ऐसा है तो 3 3 9 होना चाहिए यहाँ पर। मतलब ये गलत है, ये ट्रेंड गलत है, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, फिर मैंने ऐसे सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि सर ने 2 को 3 के साथ जोड़ दिया हो तो हो गए 5, उसमें एक और जोड़ दिया तो आ गए 6। अब जरा यहाँ देखना, 3 में 3 जोड़ा तो हो गए 6, उसमें एक जोड़ा तो क्या आ गया 7। सर ये ट्रेंड सही लग रहा है, क्योंकि ये बात यहाँ भी फिट हो गई, ये बात यहाँ भी फिट हो गई कि दिस नंबर प्लस 1 दिस नंबर। ये बात यहाँ भी अप्लाई हो गई, दिस प्लस 1 इक्वल टू दिस। तो हो सकता है दिस प्लस 1 जो यहाँ पर रह गया है वो वही हो। तो उस हिसाब से जितने भी स्टूडेंट सोच रहे हैं उनका रिजल्ट क्या आएगा? 7 + 10 + 1 इक्वल टू 18। तो अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो जो ट्रेंड निकला वो निकला A + B + 1, सी इक्वल टू A + B = 1। इसी को बोलते हैं मॉडल। यही है मॉडल। एल्गोरिथम से क्या निकाला गया? मॉडल। तो एल्गोरिथम ने क्या ट्रेन करा? मॉडल। हमें आउटपुट को इनपुट के साथ ट्रेंड में कैप्चर करना कि कैसे मेरा आउटपुट इनपुट के साथ रिलेट हो रहा है, तो ये मॉडल ट्रेन हो गया। हम बोलते हैं कि एल्गोरिथम ने मॉडल ट्रेन कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे नहीं सोच रहे थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे थे, ये ऐसे करके कॉलम वाइज सोच रहे होंगे कि 2 और 3 से ये 7 आया है। कैसे आया? 2 3 6, 6 में एक जोड़ दिया 7। अच्छा, 3 3 9, उसमें एक जोड़ दिया 10। बात फिट हो रही दोनों जगह। तो इसी तरह से 6 7 42, उसमें एक जोड़ दो क्या आ गया? 43। अब देखो जो दूसरी एल्गोरिथम है उसका अलग तरीका हो गया इस डेटा से सीखने का। तो दूसरी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो मॉडल ट्रेन हुआ होगा उसका ट्रेंड क्या होगा? C इक्वल टू ए मल्टी। अच्छा, इसको ए और बी नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। अब क्या मान रहे हैं? इसको ए मान रहे हो, इसको बी मान रहे हो और इसको सी मान रहे हो इस बार। अब हम ऐसे मान रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई? अब C इक्वल टू जो हो गया वो A × B प्लस, ये मॉडल हो गया। समझ में आ गया? एक ही डेटा सेट से मॉडल को ट्रेन करने के अलग अलग एल्गोरिथम हो सकती हैं। इस एग्जांपल से हमने ये बात समझ ली। तो सर कोई डायगोनली सोच सकता है, ऐसे सोच ले, कोई ऐसे, मतलब कोई कुछ भी सोच ले, है ना। एक ही काम को करने के कई अलग अलग अंदाज हमारे हो सकते हैं। बहरहाल एल्गोरिथम और मॉडल का जो रिलेशन है वो समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में डेटा सेट आता है। अब लड़ाई रह गई मॉडल ट्रेन करने की, क्योंकि जब तक ट्रेंड कैप्चर नहीं करोगे प्रिडिक्शन किस बात का करोगे? क्योंकि प्रिडिक्शन उस ट्रेंड से ही होगा जो आपने निकाला है। अब उस ट्रेंड को निकालना ही क्या कहलाता है? मॉडल ट्रेनिंग कहलाता है। उस ट्रेंड को निकालना ही क्या कहलाता है? मॉडल ट्रेनिंग। अब जब मॉडल ट्रेन किया जा रहा था
तो एक दिमाग लग रहा था कि कैसे वो ट्रेन निकाला जाए। वो दिमाग वाला काम किसका होता है? एल्गोरिथम का। तो एल्गोरिथम क्या है? वो दिमाग है जो मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया गया है बिहाइंड द सीन। तो अलग अलग दिमाग हो सकते हैं, अलग अलग एल्गोरिथम हो सकती हैं। अब कौन सही है कौन गलत है, ये बात की बात है। हर एल्गोरिथम का टाइम अलग अलग लग सकता है मॉडल ट्रेन करने का। हर एल्गोरिथम का जो मेमोरी यूसेज है वो अलग हो सकता है। तो जितनी भी एल्गोरिथम है वो तीन बातों पर वेरी कर सकती हैं। उन तीन में से हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में हम फोकस करते हैं एक्यूरेसी का, कि हमें वो मॉडल जिस एल्गोरिथम ने ट्रेन करके दिया है जो ज्यादा बार सही प्रिडिक्शन करता है, चलो एक दो बार गलत कर दे फर्क नहीं है, अगर मैं उससे 100 प्रिडिक्शन कराऊं तो वो 95 सही कर दे। एक दूसरा मॉडल जो एक किसी दूसरे एल्गोरिथम में ट्रेन हुआ था वो 100 में से 80 सही प्रिडिक्शन देता है, 20 गलत जवाब देता है। तो मेरे लिए तो वो मॉडल अच्छा है जो उस एल्गोरिथम से ट्रेन हुआ है जिसने 100 में से 95 प्रिडिक्शन सही दिए। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कौन सा मॉडल बढ़िया ट्रेन हुआ है, किस मॉडल से एक्यूरेसी बढ़िया आ रही। अगर मेरे पास ऐसे दो मॉडल हैं जो सेम एक्यूरेसी देते हैं तो सेकंड पैरामीटर होता है टाइम का, कि मॉडल ट्रेनिंग का टाइम कितना लगा। आपने जो मॉडल बताया मुझे कितना समय लिया सोचने में कि इस डेटा से ये मॉडल जनरेट होगा। तो हो सकता है एक एल्गोरिथम ने समय ज्यादा लिया हो, एक ने समय कम लिया हो। तो अब हमारा सेकंड प्रायोरिटी पर आता है टाइम, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पर टाइम नहीं आता है। अब एक एल्गोरिथम ये कह दे कि भाई मेरा टाइम कम है लेकिन एक्यूरेसी बेकार है, तो क्या करूंगा? ऐसे मॉडल कम है, फास्ट हो तो क्या करेंगे फास्ट होकर? समझ में आ रही है कहानी? तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी मॉडल एक्यूरेसी, सेकंड प्रायोरिटी पर अगर दो या तीन ऐसे मॉडल आ गए तो फिर ये देखो कि सबसे कम समय किसमें लगे। समय के बाद तीसरा पड़ाव आता है कि सर दो ऐसे मॉडल हैं जिनकी एक्यूरेसी सेम है और वो जिन एल्गोरिथम से ट्रेन करे गए थे वो दो एल्गोरिथम का टाइम भी सेम है। अब तीसरा पड़ाव आता है, मेमोरी किसने कम खाई, किसकी मेमोरी कम लगी, किस एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन से मेमोरी लोकेशन कम हुए। जिसके कम हुए अब वो पकड़ेंगे हम। ठीक है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्यूरेसी, सेकंड प्रायोरिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड प्रायोरिटी होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सर तीनों सब बराबर हैं, एक्यूरेसी बराबर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समय बराबर आई है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समय बराबर आई है। अब क्या करें? अक्कड़ बक्कड़ जो मन में आ जाए वो यूज कर लो। अब इसका कोई आंसर नहीं, अब आपको अक्कड़ बक्कड़ करना होगा, जो मन में आ जाए वो यूज कर। ठीक है? चल, तो इस तरह से एल्गोरिथम और मॉडल के बीच में क्या कहानी होती है वो समझी हमने। और किस बेस पर हम डिसाइड करेंगे अपना मॉडल वो मैंने आपको बताया, तीन फैक्टर। फर्स्ट प्रायोरिटी एक्यूरेसी, सेकंड प्रायोरिटी टाइम, थर्ड प्रायोरिटी हमारा मेमोरी यूज। प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन पे काम करना सिखाता हूँ। क्लासिफिकेशन पे काम करना सिखाता हूँ। तो क्लासिफिकेशन का मेरे पास स्ट्रक्चर डेटा अवेलेबल है। ऑलरेडी जब मैंने आपको पांडास पढ़ाया था ये डेटा मैंने आपको पहले दे रखा है। ये मेरे पास डेटा है। जो भी डेटा आपके पास आएगा, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर डेटा पहले से ही है, कि मैं टेक्स्ट डेटा इमेज डेटा पे काम करना आपको आगे चल कर सिखाऊंगा। अभी हम सिंपल वे में शुरू कर रहे हैं कोडिंग में। तो ये डेटा अवेलेबल है जिसमें तीन एट्रीब्यूट हैं, मतलब तीन कॉलम। सबसे पहला काम है आपका इन तीन एट्रीब्यूट में से टारगेट एट्रीब्यूट को समझना, कि भाई टारगेट एट्रीब्यूट क्या होगा। उसके बाद जो बच गए वो हमारे फीचर, बाकी सारे जो एट्रीब्यूट बचे वो हमारे फीचर थे।
तो इसमें डायमीटर है, वेट है, फ्रूट का नेम है। तो अगर किसी फ्रूट का डायमीटर 3 होता है, उसका वेट 30 है, तो उसे बनाना कहते हैं। किसी फ्रूट का डायमीटर 6 है, वेट 100 है, तो उसे एप्पल कहते हैं। फिर किसी का डायमीटर 6.1 है, वेट 95 है, तब भी एप्पल है। तो इस तरह से हमें कुछ सैंपल्स दिए गए हैं जिनमें फ्रूट्स के सैंपल्स हैं। फ्रूट के जो डायमीटर्स होते हैं, जो उनके वेट्स होते हैं, वो मुझे बताए गए हैं। और साथ में ये बताया गया है कि भाई इस पैरामीटर पर कौन सा फ्रूट हमने देखा है। तो अगर हम जज करने जाएं तो हमें टारगेट एट्रीब्यूट क्या लग रहा है? फ्रूट का नेम। अच्छी बात यह है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहां से चली है, जिसने ये डेटा बनाया है, वो हमें लिख कर देगा कि इसमें टारगेट ये है। हम यहाँ तो चलो डिसाइड कर भी पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहां से डेटा आएगा वहां पर ऑलरेडी मेंशन होगा कि इस डेटा में ये टारगेट है। अब ये जरूरी नहीं है कि बीच में होगा कि लास्ट में होगा कि शुरू में होगा, लेकिन ये गिवन होगा कि इस एट्रीब्यूट को टारगेट मानना, और बाकी जो बच गए एट्रीब्यूट्स उनको फीचर मानना। ये पहले से ही लिखा होता है, तो काम आसान हो गया। तो फ्रूट नेम टारगेट है, डायमीटर और वेट हमारे दो फीचर्स। अब प्रॉब्लम क्या है, किस बात के लिए मशीन लर्निंग का प्रोग्राम बनाना है वो समझते हैं। प्रॉब्लम है कि भाई अगर किसी ने एक फ्रूट देखा जिसका डायमीटर था 3.15, वेट था 78। अब ये बताना है आपको कि वो कौन है। तो अब आप क्या करेंगे? कोई फार्मूला नहीं है आपको, आप अपने डेटा से मॉडल ट्रेन करेंगे, कोई एल्गोरिथम लगाकर करेंगे। वो मॉडल एक ट्रेंड निकाल लेगा कि कितने डायमीटर और कितने वेट पर एप्पल होते हैं और किस तरह से हमारे बनाना होते हैं। अब जो मेरा सैंपल आया है वो किसके ज्यादा क्लोज है, इस सैंपल का प्रेडिक्शन वही फ्रूट की क्लास कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमने मॉडल ट्रेन कराया दो क्लास के सैंपल पर, एप्पल और बनाना, और प्रेडिक्शन हमारा मॉडल क्या कह रहा है कि ये बनाना नहीं है, एप्पल नहीं, ये ऑरेंज है, या ये हमारा लेमन है। असंभव, ये नहीं हो सकता। मॉडल जितनी क्लास पर ट्रेन किया गया है, तो मेरा डेटा दो क्लास का है। हर सैंपल या तो एप्पल क्लास का है या बनाना क्लास का। तो जब मेरा प्रेडिक्शन आएगा इस डेटा का, तो वो प्रेडिक्शन या तो एप्पल क्लास का होगा या बनाना क्लास का होगा। जो ज्यादा नजदीक होगा वो प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, अब आप बोलो मैंने तो ग्रेप्स का डायमीटर और ग्रेप्स का वेट दे रखा था, तो मैं तो आउटपुट ग्रेप्स नहीं आएगा। फिर ज्यादा नजदीक वो चीजें किसके होंगी, बनाना के या एप्पल के, वो आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट में आपका ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो अब इस डेटा को प्रोग्राम में लाओ। तो डेटा को प्रोग्राम में लाने के लिए पांडास की जरूरत पड़ती है। इंपोर्ट पांडास है, पीडी डेटा फ्रेम पीडी डॉट पीसीएस डेटा सेट क्लासिफिकेशन रूट्स डॉट, ये आ गया भाई डेटा आपके प्रोग्राम। अब अब बताओ क्या होना चाहिए। प्रोग्राम बन रहा है, प्रोग्राम में डेटा आ गया। अब किसको बुला के लाएं प्रोग्राम में? एल्गोरिथम को बुला के लाओ। मॉडल थोड़ी बुला के लाओगे आप, मॉडल तो एल्गोरिथम ट्रेन करके देगी हमारे लिए। तो हमारा काम तो एल्गोरिथम को लेकर आना है यहाँ पर। तो जो हमारा एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम हमारे लिए कौन सी होगी? तो एल्गोरिथम एसके लर्न लाइब्रेरी के अंदर कई सारी हमें मिली हुई हैं। उनमें से कुछ एल्गोरिथम ऐसी हैं जो क्लासिफिकेशन के मॉडल को ट्रेन करती हैं। कुछ एल्गोरिथम्स ऐसी हैं जो रिग्रेशन के मॉडल को ट्रेन करती हैं। कुछ ऐसी हैं जो क्लस्टरिंग को ट्रेन करेंगी। कुछ ऐसी हैं जो हमारा एसोसिएशन का जो मॉडल है उसको ट्रेन करेंगी। तो
एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है हमारा KNN। KNN, और इस एल्गोरिथम का फुल नेम होता है के नियरेस्ट नेबर्स। के नियरेस्ट नेबर्स, ये इस एल्गोरिथम का हमारा क्या है, फुल नेम है। अब ये एल्गोरिथम अगर क्लासिफिकेशन का मॉडल ट्रेन करती है तो इसका एक वेरिएंट है जिसका नाम है के नेबर्स क्लासीफायर। और अगर ये एल्गोरिथम रिग्रेशन के मॉडल को ट्रेन करती है तो इसका वेरिएंट है जिसका नाम है के नेबर्स रिग्रेसर। के नेबर्स रिग्रेसर। प्रोग्रामिंग में जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं ये सब क्लासेस हैं। तो के नेबर क्लासीफायर नाम की एक क्लास है, जैसे हम अपनी क्लास बनाते हैं स्टूडेंट क्लास, एम्प्लॉय क्लास, इसी तरह से के नेबर क्लासीफायर नाम की एक क्लास। अब हमें क्या करना है, इस क्लास को इंपोर्ट करना है फ्रॉम sklearn। sklearn नाम का जो पैकेज है एनाकोंडा के अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड है। अगर आप कोई और एडिटर यूज कर रहे हैं लाइक VS कोड, आइडल, पाइचार्म या कोई और कर रहे हैं तो आपको पहले पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एनाकोंडा के साथ ही आप कोडिंग कर रहे हैं आगे जुपिटर पे तो sklearn नाम का जो पैकेज है पहले से ही एनाकोंडा के साथ आता है, आपको कुछ अलग से नहीं करना हो। तो sklearn पैकेज के अंदर डॉट लगाकर एक मॉड्यूल है उसके अंदर जाएंगे जिसका नाम है नेवर्स। नेवर्स मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है के नेवर्स क्लासीफायर। तो हमने क्या करा, एल्गोरिथम को इंपोर्ट कर लिया। sklearn पैकेज, उसके अंदर नेवर्स मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंदर के नेवर्स क्लासीफायर नाम की एक क्लास है। तो कॉन्सेप्ट में ये एक एल्गोरिथम है और सिंटैक्स में एक क्लास है। अब आपको क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। के नेवर्स क्लासीफायर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट को ही प्रोग्रामिंग में मॉडल कहा जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाए इस ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडल। तो प्रोग्रामिंग में मॉडल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ एल्गोरिथम क्लास। तो मैं इसका नाम IJK ना देकर क्या दे दूं, मॉडल दे देता हूं। लेकिन ये जो मॉडल बनाए ये अनट्रेन्ड है, अभी इसको ट्रेन करना पड़ेगा, इसको सिखाना पड़ेगा। तो ये जो मॉडल क्रिएट हुआ तो इसको हम क्या लिखते हैं यहां पर, अनट्रेन्ड। तो एल्गोरिथम क्लास का ऑब्जेक्ट अनट्रेन्ड मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। अब इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए मैं इस मॉडल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड कॉल करूंगा फिट।
फिट मेथड क्या बोलेगा, लाओ अपना एक्सपीरियंस दो। फिट मेथड में अपना एक्सपीरियंस पास करूंगा, यानी जो मेरा डेटा है वो पास करूंगा, और फिट मेथड क्या करेगा, इस मॉडल को ट्रेन कर देगा। किस एल्गोरिथम से ट्रेन होगा, किस एल्गोरिथम से क्रिएट हुआ ये मॉडल, ये नेबर क्लास। मेरे पास एक और एल्गोरिथम है डिसीजन ट्री। तो अगर मैं डिसीजन ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता तो मॉडल ट्रेन होगा किसका यूज करके, डिसीजन ट्री का यूज करके। तो यहाँ पर मैं अपने मॉडल को जिस क्लास के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिट मेथड उस मॉडल को ट्रेन करने वाला काम करता है, उसी एल्गोरिथम के बताए गए स्टेप का यूज कर। यहां तक सब सही है, लेकिन यहाँ पर एरर आ जाती है, क्योंकि जो फिट मेथड है इसकी कहानी अलग है। फिट मेथड ये कह रहा है कि मुझे आप जो अपना डेटा सेट देंगे, वो डेटा सेट डेटा फ्रेम में रखकर नहीं दोगे। तो यहाँ पर ऐसे डेटा फ्रेम अगर आप दोगे तो शायद ये मना कर दे कि भाई मैं नहीं ले रहा ऐसे। क्यों मना क्यों कर रहा है, फिर सीखेगा कैसे, मॉडल ट्रेन कैसे होगा फिर अगर नहीं लेगा डेटा हमसे तो फिट मेथड कहता है कि मुझे आप अपना डेटा सेट दो पार्ट में मैनेज करके देते हैं। पहला पार्ट जो आपका फीचर मैट्रिक्स है वो होना चाहिए अलग, और जो टारगेट का वेक्टर था वो अलग। तो फिट मेथड में हम अपना डेटा सेट जो अपना डेटा फ्रेम में हमने स्टोर कर लिया था वो पास नहीं कर पाते। फिट मेथड मॉडल को ट्रेन तब करेगा जब मैं अपने डेटा सेट से फीचर मैट्रिक्स को अलग निकालूंगा और टारगेट वेक्टर को अलग निकालूंगा, और फिर इनको इसी ऑर्डर में पास करूंगा। यानी कि इस स्टेप से पहले मुझे एक स्टेप करना पड़ेगा, अपने डेटा से फीचर मैट्रिक्स निकालना। कैसे निकालोगे, अपने डेटा से ये जो डेटा फ्रेम है इससे फीचर मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, मुझे इस डेटा फ्रेम से वो डेटा फ्रेम लाकर दो जिसमें सारी रोज हों और सिर्फ शुरू के दो कॉलम। तो अब इस कॉलम का इंडेक्स 0, कॉलम का इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, ये -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। तो अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, df.ilog, आईलॉग में मुझे बताना होता है रोज कितनी चाहिए, कॉलम्स कितने चाहिए। रोज तो मुझे सारी चाहिए, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और एंड नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिकली एंड तक स्लाइसिंग हो जाएगी। स्टार्ट भी ना बताएं तो 0 से शुरू हो, तो इसका मतलब है ऑल रोज, सारी रोज मुझे चाहिए। अब कॉलम बताओ कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमने कहा 0 से चाहिए, 0 इंडेक्स का कॉलम चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स का चाहिए, सेकंड का नहीं चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ पर सेकंड लिख दो, क्योंकि जब आप एंड नहीं लिखते हो तो लास्ट तक माना जाता है, और जब आप लिख देते हो तो फिर वो एक्सक्लूसिव होता है और उससे पहले तक माना जाता है। तो अगर मैंने 2 लिख दिया तो ये 0 इंडेक्स का कॉलम और फर्स्ट इंडेक्स का कॉलम बस इतना लेकर आएगा, 2 वाला लेकर नहीं आएगा। अच्छा, इमेजिन करो मेरे डेटा में 10 कॉलम है, मुझे शुरू के 9 कॉलम को स्लाइस करना है विद ऑल रोज। तो यहाँ तो यही लिखोगे, यहाँ पर यही लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे कि आखिरी वाला कॉलम ना आए, शुरू के 9 कॉलम आ जाएं। टोटल कॉलम है 10। अब मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक डेटा सेट है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा उसमें कितने कॉलम है। अब आप एक काम करो, उसका आखिरी कॉलम छोड़कर बाकी सारे कॉलम को स्लाइस कर लो। तब आप बोलोगे सर ये तो बताओ कितने, हमने कहा ये नहीं बताएंगे कितने कॉलम है, तो ट्रिक काम में आ गई। मत बताओ, आखिरी कॉलम का इंडेक्स -1 तो फिर भी होगा, चाहे वो 10 कॉलम हो, चाहे 50 हो, चाहे 10,000 हो। तो क्या लिख दो यहाँ पर, -1। इसका मतलब है ऑल रोज
ऑल कॉलम एक्सेप्ट लास्ट, स्लाइस होकर आ जाएंगे। एक ही बात है। अब इसका फायदा यह है कि जब बहुत ज्यादा कॉलम होंगे तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आखिरी कॉलम का इंडेक्स क्या लिखूं, यहाँ पर -1 लिख तो होगा ही होगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका दो फीचर के साथ डेटा फ्रेम आ गया। लेकिन सर हमें डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, फीचर की मैट्रिक्स चाहिए होती है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करना होगा किसमें, मैट्रिक्स में। तो कोई भी डेटा फ्रेम मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या करना है, उस डेटा फ्रेम पर डॉट लगाकर वैल्यूज प्रॉपर्टी लिखनी है। किसी भी डेटा फ्रेम को, ओरिजिनल डेटा फ्रेम को अगर मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, उस पर डॉट वैल्यूज लगा दो, आ गई मैट्रिक्स। लेकिन सर मुझे तीनों कॉलम थोड़ी चाहिए, मुझे तो फीचर की मैट्रिक्स चाहिए। तो पहले आप फीचर को स्लाइस कर लो, उस पे फिर डॉट वैल्यूज लगा दो। अब जो ये आया इसे बोलते हैं फीचर मैट्रिक्स, जो कि नंपाई 2D एरे होता है। तो डेटा टाइप के वाइज ये नंपाई 2D एरे होता है। इसको जो आया है इसको पास करना है फिट मेथड में। तो सर इसको कहीं संभाल के एक वेरिएबल में रख लो, क्योंकि इसको आगे में फिट मेथड को देना होगा। कन्वेंशनली जितने भी मशीन लर्निंग डेवलपर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड, फीचर मैट्रिक्स को जिस वेरिएबल में स्टोर करते हैं उसका नाम कैपिटल एक्स रखते हैं। अब आप ये बात मानना चाहते हैं तो मान लो, नहीं मानना चाहते तो जो आपका मन करे वो रख लो, नाम साई रख लो, जे रख लो, अपना नाम रख लो, उसका नाम किसी का नाम रख लो, क्या फर्क पड़ता है। क्या रख दिया मैंने यहाँ पर, कैपिटल एक्स। अब रन करा दो। अगला काम क्या है, अगला काम है टारगेट वेक्टर को निकालना। df डॉट आई लॉग, सारी रोज चाहिए लेकिन कॉलम सिर्फ एक चाहिए, स्लाइस नहीं करना है, बस एक ही कॉलम चाहिए लास्ट वाला। तो यहाँ पर आपको कॉलॉन नहीं लगाना है। अगर एक ही कॉलम चाहिए तो सीधा उसका इंडेक्स बता दो, अगर एक से ज्यादा चाहिए तो कहाँ से कहाँ तक कॉलॉन के थ्रू बताया जाएगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, बस एक ही कॉलम। अब इससे क्या होता है, सारी रोज और सिंगल कॉलम इस इंडेक्स का हमें एक सीरीज में रख कर दिया जाएगा, डेटा फ्रेम में नहीं, सीरीज में रख कर दिया जाएगा। ये सीरीज आ गई। सर मुझे सीरीज नहीं चाहिए, मुझे वेक्टर चाहिए। वेक्टर का मतलब बंडी एरे चाहिए। किसी भी सीरीज पर अगर मैं डॉट वैल्यूज लगा दूं तो वो सीरीज बंडी एरे बन जाती। तो डेटा फ्रेम पर डॉट वैल्यूज हमें 2D एरे देता है, सीरीज पर डॉट वैल्यूज हमें बंडी एरे देता है। कन्वेंशनली वो वेरिएबल जिसमें टारगेट वेक्टर होता है उसको हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो आपका मॉडल आपने अभी क्रिएट करा है, जिसको आप अभी ट्रेन कर रहे हो, उसको आप क्या दोगे, अपना फीचर मैट्रिक्स, और क्या दोगे, अपना टारगेट वेक्टर। हो गया। इस स्टेप का होना क्या कहलाता है, मॉडल ट्रेनिंग या मॉडल बिल्डिंग कहलाता है। कि मॉडल ट्रेन हो गया या मॉडल बिल्ड हो गया। अब अगला काम क्या है, मॉडल से क्या कराएंगे, प्रिडिक्शन। कि मॉडल आपने ट्रेन निकाल लिया, अब हमारे क्वेश्चन का आंसर दो। तो क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन लेकर हम ला रहे हैं। तो आपको एक सैंपल जिसके दोनों फीचर्स की वैल्यू
आपको बतानी होंगी। तो पहला फीचर की वैल्यू आपने कहा 3.1, दूसरे फीचर की वैल्यू आपने कहा 78। तो इन दोनों फीचर की वैल्यू को एक 1D एरे में रखना होगा, या लिस्ट में रख लो। कोई और सैंपल जिसका प्रिडिक्शन कराना चाहते हो? मतलब ये जो मॉडल है वो ये कह रहा है कि भाई मैं एक बार में एक से ज्यादा प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। आप एक से ज्यादा अपने प्रॉब्लम मुझे दे दो एक बार में ही, मैं एक ही बार में सबका आंसर दे दूंगा आपको। बार बार मुझे परेशान मत करो, एक बार में ही आप मुझसे 4-5 आउटपुट लेके चले जाना अलग अलग प्रॉब्लम के। तो हमने कहा चलो एक और सैंपल है, हर सैंपल को बंडी एरे में रखेंगे, जिसमें कर दिया मैंने डायमीटर 2.1, वेट कर दिया 35। और हमने कहा नहीं, बस दो ही काफी है, इन दोनों का प्रिडिक्शन करा दो। अब इन दोनों को, मॉडल को जब आप दोगे तो एक 2D एरे में रख कर दोगे। क्या बना दिया? एक 2D एरे। ये वो सैंपल्स हैं जिनका आप क्या चाहते हो, प्रिडिक्शन करना चाहते हो, करवाओ। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, तो मॉडल के अंदर प्रिडिक्ट नाम का मेथड है। प्रिडिक्ट मेथड क्या बोलेगा? लाओ 2D एरे दे दो मुझे। उस 2D एरे में क्या होना चाहिए? हर सैंपल का बंडी एरे होना चाहिए। और हर सैंपल के बंडी एरे में क्या होना चाहिए? फीचर्स की वैल्यू होनी चाहिए। फीचर्स की वैल्यू उसी ऑर्डर में देना जिस ऑर्डर में ट्रेनिंग में दी थी, पहले डायमीटर फिर वेट। ऐसा मत कर देना पहले वेट लगा दो फिर डायमीटर लगा दो, मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसने सीखा ऐसे है कि पहला फीचर डायमीटर होता है, दूसरा वेट होता है। तो उसी हिसाब से वैल्यू देना, उसी हिसाब से रखी हुई है मैंने। मैंने यहाँ पर सैंपल पास कर। अब प्रिडिक्ट मेथड क्या करेगा मॉडल का? इस 2D एरे से एक एक सैंपल निकालेगा, क्योंकि हर सैंपल 1D एरे है, और इसका प्रिडिक्शन करेगा, इसका प्रिडिक्शन करेगा। दोनों के प्रिडिक्शन एक एरे में रखकर मुझे वापस कर देगा। तो इस मेथड का जो रिटर्न होता है वो एक 1D एरे होता है, और उस 1D एरे में जितने सैंपल मैंने यहाँ रखे हैं इस 2D एरे में, उन सब के प्रिडिक्शन आ जाएंगे। तो पहला कह रहा है भाई मेरे हिसाब से एप्पल है मॉडल, और दूसरा वाला मेरे हिसाब से बनाना है। हिसाब से कोई गणित नहीं है, जो आपने सिखाया है मॉडल को डेटा से, उसके हिसाब से इस तरह की जो सैंपल थे वो एप्पल के थे, और इस तरह के जो सैंपल थे वो बनाना के थे। अब आप जो सिखाओगे वो सीख लेगा। मॉडल मेरा, ये जो मॉडल है, ये वो इंसान है जो आज दुनिया में आया है, पहला दिन है उसका दुनिया में, इसे कुछ नहीं पता दुनियादारी क्या होती है। अब आपने इसे सिखाया तो सोफे पे बैठ के खाना खाना चाहिए, इसने सीख लिया, क्या अच्छी आदत होती है यह। इसे नहीं पता सही गलत क्या होता है, जो सिखाओगे वो सीख लेगा। आपने इसे सिखाया नहीं भाई डाइनिंग टेबल पर खाना खाना चाहिए, इसने वो सीख लिया। जो सिखाओगे वो सीख लेगा, सही गलत नहीं पता इसे क्या होता है। आप इसे अगर ये बताते कि डायमीटर 40 और वेट 10, इस तरह की वैल्यू जो होती है वो एप्पल होते हैं, तो मान लेता आपके पास, ठीक है उसे एप्पल कहते हैं। वो अपना दिमाग नहीं है इसके पास, जो बताओगे वो सीख लेगा। और फिर जब पूछोगे उसी तरह से आंसर देगा। फिर ये मत कहना सही दे रहा है गलत दे रहा है, तो जो सिखाओगे वो सीखेगा। अपना दिमाग इसका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो। तो अब सर एक सैंपल का नहीं कर सकते, हमने कहा एक का करो चाहे दो का करो, सिंटैक्स का ध्यान रखना कि प्रिडिक्ट मेथड में 2D एरे जाता है, तो अगर एक सैंपल भी लिखोगे तो 2D एरे में ही लिखोगे। मान लो मैंने एक ही लिख दिया, और ये वापस एक एरे ही करेगा। अब उस एरे में एक ही प्रिडिक्शन होगा, क्योंकि आपने अपने दिए गए 2D एरे में एक ही सैंपल लिखा था। अच्छा होगी मशीन लर्निंग खत्म? नहीं, हाँ खत्म हो गई, जाए घर जाए अपने। मैं अभी नहीं जाना, अभी बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं। मशीन लर्निंग का जो पूरा एक लाइफ साइकिल प्रोसेस होता है, हमने उसका काफी क्वेश्चन पढ़ लिया। जैसे सबसे पहला काम क्या है?
सबसे पहले डेटा लेकर आओ, ले आए। अगला काम क्या है? अगला काम जो मैंने अभी बताया ही नहीं है, लेकिन वो है, वो क्या है? डेटा में मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू हो गई तो मॉडल ट्रेन नहीं होगा। तो अगर डेटा क्लीन नहीं है तो डेटा को क्लीन करना है। जितनी भी एल्गोरिथम है वो जब फिट मेथड में फीचर्स मांगेंगी तो फीचर्स नंबर में होने चाहिए। अगर कोई ऐसा फीचर है जो कैटेगोरिकल है तो एरर आ जाएगी। तो आपको पहले अपने डेटा को प्रिपेयर करना होता है ताकि वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को दिया जा सके। मेरा डेटा बड़ा क्लीन था इसलिए वो स्टेप मैंने बताया ही नहीं, बोला ही नहीं। लेकिन अब कहानी जब चलती है तो उसमें बोला जाता है कि लाइफ साइकिल क्या है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की। पहला जो स्टेप होता है वो होता है कलेक्ट डेटा। कलेक्ट डेटा का मतलब बाजार में निकल गए, ठेले वाले के पास गए, एप्पल उठाया, इंची टेप निकाला, नापा, अच्छा इतनी डायमीटर है, वेट मशीन लेके गए, अच्छा इतना है, कागज पे लिख लिया। दूसरा उठाया, कागज पे लिख लिया। क्या कर रहे हो? डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही होता है भाई, शुरू तो यही होगा। आपको तो बना बनाया पका पकाया दे दिया पहले ही, कर लो काम। सबसे बड़ा काम तो यही है, डेटा कहाँ से लाए? क्योंकि डेटा ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, डेटा ट्रू नहीं होगा, तो मॉडल जो सीख रहा है वो पता नहीं क्या सीख रहा होगा। अब जहां से डेटा लाए हो उसने कुछ और ही लिख कर दे दिया तो सब कुछ गलत चल रहा होगा आगे। तो डेटा ट्रू होना चाहिए, डेटा सही होना चाहिए, जिस पर्पस का लाए हो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो आपने बाजार में घूम घूम कर हर ठेले से एप्पल बनाना को उठाकर उसका इंची टेप से नाप लेकर और मशीन से तोल तोल कर डेटा कागज पे लिख लिया। शाम को जब घर पे आए तो कागज में डेटा है भी। अब उसको आपने एक्सेल में टाइप करा। वहां गलती नहीं होनी चाहिए, वहां गलती होगी तो फिर खेल बिगड़ जाएगा। तो आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो सही से टाइप देख देख के कर ले। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट हो गया, पहले स्टेप हो गया। तो सर सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले ही स्टेप होगा, हमने कहा और क्या। सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले ही स्टेप होता है, डेटा कहाँ से लाओगे? चलो मैंने तो आपको दे दिया पेन ड्राइव में, गूगल से डाउनलोड कर लिया। तो गूगल से डाउनलोड वो डेटा हो जाएगा, बड़ा कॉमन है जो जो बन चुका है। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम के लिए आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो जिसका डेटा है ही नहीं अभी, तो करो खट्टा फिर। 2-4 महीने तो इसी में लग जाएंगे, हमने कहा लग जाते हैं। 2-4 महीने लग जाते हैं इसी बात में, डेटा कलेक्ट करने में। फिर उसके बाद आप इंसान हो, गलती तो हो सकती है आपसे। तो डेटा में जो आपने टाइपिंग करी, डेटा जो आपने मेजरमेंट के साथ लेकर आए, उसमें जो गलतियां हुई हैं क्या करो उनको सही करो। क्या लिखेंगे यहाँ पर? डेटा प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में डेटा क्लीन करना है, डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना है। और बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वन वर्ड बोल दिया, डेटा की प्री प्रोसेसिंग करनी है। डेटा की प्री प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल क्रिएशन का मतलब है एल्गो सिलेक्शन। कौन से एल्गोरिथम यूज करोगे ट्रेन करने के लिए? जो एल्गोरिथम यूज करोगे उसी एल्गोरिथम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो। वही एल्गोरिथम ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोग्रामिंग में मॉडल एक ऑब्जेक्ट होता है, किस क्लास का? एल्गोरिथम क्लास। और जिस एल्गोरिथम क्लास को इंपोर्ट करके उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे वही एल्गोरिथम यूज होगी ट्रेनिंग में। मॉडल क्रिएशन हो गया, एल्गो सिलेक्शन। अब अगला फेज क्या है? मॉडल ट्रेनिंग या मॉडल बिल्डिंग, जो कि फिट मेथड से होती है। अगला स्टेप क्या है? मेक प्रिडिक्शन। मशीन लर्निंग प्रोग्राम के ये 5 स्टेप होते हैं अभी, जितना पढ़ा है उसके लिए। अभी इनमें कुछ स्टेप ऐड हो जाएंगे आगे चलकर। अभी के लिए 5 स्टेप हैं मशीन लर्निंग के प्रोग्राम में। अब
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर आपका जो मॉडल है उसने जो आउटपुट दिया है कि भाई ये सैंपल एप्पल होगा, ये बनाना होगा, हम इसकी बात पर यकीन कैसे करें? हम ये कैसे माने कि ये सच बोल रहा होगा? क्या ये झूठ नहीं बोल सकता? क्या मॉडल ट्रेनिंग में कुछ गलती नहीं हो सकती? अब हम ये कितना रिलायबल होगा मॉडल, इसकी बात करना चाहते हैं कि मॉडल कितना रिलायबल है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो एल्गोरिथम हमने यूज करी है के नेबर क्लासीफायर, ये हमने तो बनाई नहीं है। हमें तो इसकी एबीसीडी भी नहीं पता कि इसके अंदर हो क्या रहा है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो यूज करे गए हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए। जैसे आपने चाय बनाने के स्टेप बनाए थे, उसी तरह से के नेबर क्लासीफायर के अंदर स्टेप्स लिखे होंगे कि मॉडल ट्रेनिंग कैसे हो रही है। हम तो उन्हें जानते ही नहीं है। अगर हम उन्हें जानेंगे ही नहीं तो हमें कैसे यकीन होगा कि भाई आपने जो मॉडल ट्रेन कर लिया है वो भरोसे लायक है कि नहीं है? क्या पता सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो अब मशीन लर्निंग खत्म नहीं हुई है। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो एल्गोरिथम यूज हुई है उस एल्गोरिथम को ओपन करके समझना है कि उस एल्गोरिथम में स्टेप कहाँ कहाँ पर हैं। उसके बाद फिर हम एक डिसीजन ले पाएंगे कि अच्छा ये ना हो सकता है सही बोल रही है। तो आज वो दिन नहीं है अभी कि मैं आपको के नेबर क्लासिफायर एल्गोरिथम को ओपन करके पढ़ाऊंगा इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो दिन आएगा, जल्दी आएगा, अगली क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ही होगा वो। तो आज क्या करोगे? आज आउटर लेवल पर मॉडल को एवेल्युएट करेंगे, अंदर जाके भी सीखेंगे, लेकिन आज हम आउटर लेवल पर एवेल्युएट करेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई देखो, आपने जिस दिन ड्यूकैट में एडमिशन लिया आप एक मॉडल बन गए, लेकिन आपको आता कुछ नहीं है अभी। अब आपको ट्रेन किया जा रहा है और आपको ट्रेन करने के लिए एक एल्गोरिथम असाइन कर दी गई, एक ट्रेनर असाइन कर दिया गया। ये मान लीजिए मैं हूं। तो जितने ट्रेनर हैं पाइथन के वो अलग अलग एल्गोरिथम हो गए जो आपको पाइथन सिखाएंगे। सबको एक ही चीज पढ़ानी है, सबका सिलेबस एक ही है, सब कुछ वही है, सिर्फ सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, है ना? तो मान लीजिए ये आपका मॉडल है, ये आपका एल्गोरिथम है। मॉडल आप हो, एल्गोरिथम मैं हूं। मैंने आपको सिखाया, अब आपकी ट्रेनिंग हो गई, कोर्स पूरा हो गया, ट्रेनिंग हो गई। अब मौका इंटरव्यू का आया। अब आपसे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, अब आप आंसर दे रहे हो। तो अब मेरे मन में क्वेश्चन ये आया कि भाई आप वहां आंसर तो दे रहे होगे, क्या पता आप सही दे रहे हो गलत दे रहे होगे। हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ आप मोबाइल चला रहे हो, जो कि अक्सर होता ही है। मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिकली बैठे हो, दिमाग में किसी का ख्याल चल रहे हैं, अक्सर होता ही है। तो अगर ऐसी बातें होंगी तो फिर मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए, क्या फर्क पड़ता है? हमने तो कसम खा ली हम तो पढ़ेंगे ही नहीं क्लास में बैठ के। तो फिर इंटरव्यू में आप जो आंसर दे रहे हो वो सही दे रहे हो गलत दे रहे हो कैसे पता चलेगा? तो फिर मैंने एक आउटर लेवल पर देखा कि चलो एक काम करते हैं, इंटरव्यू में बाद में पहले आपका इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन करने के लिए आपका एग्जाम लिया गया। अब एग्जाम में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे पहले, अगर आपने उनके सही आंसर दे दिए तो मुझे लगेगा कि भाई आपने ट्रेनिंग अच्छी ली है। जब आपको ट्रेनिंग दी जा रही थी तो आप ध्यान से पढ़ रहे थे। और मेरे बताए गए क्वेश्चन के आंसर अगर आपने नहीं दिए हैं तो फिर इसका मतलब है कि ट्रेनिंग में आप सही से नहीं सीख रहे थे। ठीक है, चलो तो अब क्या करा जाएगा? आपका इवेल्युएशन किया जाएगा। अब इवेल्युएशन हम कैसे करें? हमने कहा एक काम करो, मॉडल से ना प्रिडिक्शन कराओ एक ऐसे सैंपल का जो ऑलरेडी मॉडल को पढ़ाया गया हो।
तो मॉडल को हमने क्या पढ़ाया है, हमने मॉडल को पढ़ाया है कि मॉडल देखो, अगर किसी का डायमीटर 3.0 हो और वेट 30 हो तो उसे बनाना कहते हैं। अब मॉडल से यही क्वेश्चन पूछ लो कि अच्छा बताना कि अगर किसी का वेट 3.0 हो और वेट 30 हो तो क्या होता है। तो सही आंसर तो पता ही है हमारे लिए, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ाया था कि भाई बनाना होता है। अब आपका दिमाग था नहीं था उस समय, अब देख लेते हैं, अगर दिमाग होगा तो आपने पढ़ा होगा इसे। इसने आंसर दिया बनाना, और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बनाना, मतलब आपने सही जवाब दिया, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा हो सकता है तुक्का लग गया हो सकता है तुक्का लग गया हो, तो मैंने कहा भी रुक जाओ भी और चेक करेंगे, है ना, सही से चेक कर लें पहले। तो मैंने क्या करा, इसको उठाया कि भाई जैसे ये है 5.5 और 80, मैंने बताया था ये एप्पल होता है। तो जरा देखें यहाँ पर ये क्या बता रहा है, 5.5 और ये 8, सही बता रहा है सर। तो ऐसे 3-4 बार अपना चेक कर लो, ठीक है। मैंने 6.0 और 110, 6.0 110 पे एप्पल होता है, 6.0 110 पर एप्पल होता है। सर सही है, आप क्यों शक कर रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, मोबाइल नहीं चला रहे हैं। हमने कहा ये तो देखो तरीका है ना, अब आप क्या कर रहे हो वो तो देखना पड़ेगा ना। और एक सैंपल उठा लेते हैं, मान लीजिए 2.3 और 100, 2.3 और 100, पकड़ गए। यहाँ पर एप्पल आप बता रहे हो, जबकि वास्तव में ये 2.3 100 कौन था, देखें जरा, सही था क्या, 2.3 और 100। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ये बनाना, लेकिन आप मोबाइल चलाने में मस्त हो गए, और आप क्या बता रहे हो, अब एग्जाम में आप बता रहे हो एप्पल। अब मैंने आपके 4 क्वेश्चन पूछे, और उन 4 में से 3 का जवाब आपने सही दिया है, 1 का गलत दिया है। सर आप तो पीछे पड़ गए थे, शुरू के 2 क्वेश्चन जब सही दे दिए थे तो तीसरे की जरूरत ही कैसे पूछने की। तो हमने कहा यही तो चेक करना है, अभी तो मैंने 4 पूछे हैं, हो सकता है मैं 10 पूछूंगा, तो हो सकता है ये रेशो और कम हो जाए। भाई मैं तो हर हर तरह से चेक करूंगा ना। तो एवेल्युएशन एवेल्यूएटर के अकॉर्डिंग होगा, आपको हर कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। अगर आप हर तरह से सही जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मॉडल ट्रेनिंग अच्छी हुई। तो मैंने कहा एक काम करो, जितना पढ़ाया सब पूछ लो, आप ये 4 मत पूछो, सब पूछ लो। कैपिटल एक्स में क्या रखा हुआ है, कैपिटल एक्स में सब रखे हुए हैं, जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी सैंपल्स हैं, सबके फीचर रखे हुए हैं, सब पूछ लो। हमने कहा लाओ सब पूछ लेते हैं लोग। तो आपको जितने क्वेश्चन पढ़ाए गए थे ट्रेनिंग में, सब आपके एग्जाम में रख दिए मैंने। अब तसल्ली कर लो, अब चेक करो कि आपने कितने सही आंसर दिए। तो सही आंसर मुझे पहले ही बाई के अंदर रखे हुए हैं, जरा आंखों से मैच करना, कितने सही जवाब दिए आपके मॉडल ने। सब सही है, कोई गलत नहीं है। एक, दो, तीन, तीन गलत है भाई। आपको 21 बातें बताई गई, और आपको भाई 21 बातों का जब क्वेश्चन दिया गया सेम बिल्कुल, तो आपने 18 का सही जवाब दिया, 3 आपने गलत जवाब दिया। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, मॉडल की एक्यूरेसी है 18/21, 85% आपके नंबर आए। मतलब मैं दुनिया से ये बोलूंगा कि दुनिया वालों इस मॉडल का इस्तेमाल करके प्रिडिक्शन कराओगे
तो 100 में से 85 बार ये सही जवाब दे रहा होगा, 15 बार ये गलत जवाब दे रहा होगा। ठीक है, तो अब किसी ने कहा कि सर इवेल्युएशन का जो तरीका है ये थोड़ा सा हमें सही नहीं लग रहा, क्योंकि 21 सैंपल हैं, आंखों से देखकर आपने मैच करा लिया। अगर ये 21,000 होते तो आप आंखों से देखकर मैच थोड़ी करा पाते कि कौन सही है कौन गलत है ऐसे। तो कोई इसका अप्रोच प्रोग्रामिंग वाला नहीं है, हमने कहा है। तो प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन होता है फ्रॉम sklearn पैकेज के अंदर, मैट्रिक नाम से एक मॉड्यूल है। इसके अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम है एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन कहता है आप मुझे जो मॉडल का प्रेडिक्शन आया था वो दे देना, और जिन सैंपल का प्रेडिक्शन मॉडल ने दिया है उन्हीं सैंपल का जो सही आउटपुट आपके पास पहले था वाई में, वो दोनों मुझे दे देना। मैं आपको सही जवाब दे दूंगा कि कितने सही है कितने गलत है। एक छोटा कोड, मान लीजिए मैंने दो एरे दिए 1 2 3, एक और दिया 1 2, यहाँ 5 कर दिया। अब इन दोनों में कितने सेम है, सेम पोजीशन पर? 3 में 2 सही है, तो 3 में 2 सही है, 2/3 कितना स्कोर आया? सब तीनों के तीनों सेम है, सब मैच हो गए 100%। तो एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन क्या करता है हमारे लिए, एक फ्लोटिंग रिजल्ट वापस करता है 0 से 1 के बीच में। 1 का मतलब एक्यूरेसी स्कोर को आपको दो बंडी एरे देने हैं, वो दोनों बंडी एरे सेम वैल्यू सेम पोजीशन पर रखते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या दूंगा, अपना प्रेडिक्शन। तो जो प्रेडिक्शन आया था उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लो पहले। ठीक है, और यहाँ पर आप पास करो अपना पहले जो एक्चुअल आपका वाई था वो पास करो, और उन्हीं सैंपल का जिनका वाई ऑलरेडी आप जानते थे, उन्हीं सैंपल का जब मॉडल से प्रेडिक्शन कराया गया है तो क्या जवाब आया वो दो। 86 क्यों आया, गलत आ रहा है। अच्छा 22 थी टारगेट में वैल्यू, अच्छा 21 तो टोटल है, शुरू 0 से हो रहा है, 22 थी। मतलब देखो गलती हमसे हुई, लेकिन जब हमने कोड बनाया तो सर और गलत हो गया, 81 रह गया। तो यहाँ पर देखो मैचिंग कराने में दिक्कत हो गई होगी, चलो दोबारा कराते हैं, है ना। हाँ, अच्छा 19 हो जाएगा, 3 गलत थे, सही ले ही आए हैं। चलो, तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो ऐसे करना था। ठीक है, वो तो बस एक तरीका बताया मैंने। अब ह्यूमन एरर जो हमसे हुई वो हैं, वो तो होती हैं, सबसे होती हैं। तो आपका मॉडल 86% सही है। तो किसी ने कहा सर अभी भी तरीका सही नहीं है आपका। हमने कहा क्यों, आप क्या कमी रह गई भाई? हमने कहा नहीं, तरीका तब सही होता जब ये मॉडल है, एक स्टूडेंट है, इसकी ट्रेनिंग कराई गई, और जिस ट्रेनर ने ट्रेनिंग दी वो एग्जाम क्यों लेगा, किसी दूसरे को बुलाओ। भाई आपने अगर अच्छी ट्रेनिंग दी है तो आप एग्जाम लोगे तो हो सकता है भाई क्वेश्चन पूछोगे जो आपने सिखाए थे क्लास में। हो सकता है बच्चा रटने में अच्छा हो, उसने रट ही लिया हो पूरी तरह से, दिमाग लगा ही नहीं रहा हो। एक काम करो, दूसरे ट्रेनर को बुलाओ और इससे कहो ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। अब आप अगर सही जवाब दे रहे हो, है ना, तो आपकी ट्रेनिंग हुई है किसी एक से, और एग्जाम लेने कोई और आ रहा है, फिर भी आप सही दे रहे हो, मतलब ट्रेनिंग अच्छी हुई है। अब आप सही नहीं दे रहे हो, ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, आप रट रहे हो चीजों के लिए। हमने कहा चलो ये भी तरीका बढ़िया है, ये भी तरीका सही है कि अगर आप किसी चीज को चेक करना चाहते हैं कि वो सही से ट्रेन हुआ है नहीं हुआ है, तो जिसने ट्रेनिंग कराई वो एग्जाम ना ले, किसी और से एग्जाम करवाओ। फिर भी अगर आप सही जवाब दे रहे हैं तो ट्रेनिंग अच्छी मानी जाएगी। ये ज्यादा अच्छा एक पैमाना होगा आपके मॉडल को चेक करने का। अब ये बात प्रोग्रामिंग में कैसे आएगी, तो हमसे कहा गया एक काम करो, आपके पास टोटल 22 सैंपल है,
इन 22 में से कुछ सैंपल को बचा लो, अलग कर दो, 4-5 सैंपल को ना अलग कर दो, और मॉडल की ट्रेनिंग 15 सैंपल से करा दो मान लो। तो आपने 7 सैंपल बचा के रख लिए अपने। मॉडल को वो 7 सैंपल कभी दिखाने ही मत, ट्रेनिंग में बताने ही मत क्या है। अब क्या करना, जब मॉडल को 15 सैंपल से ट्रेन कर दो, तो मॉडल से कहना भाई ये जो 7 है ना, जो मैंने कभी आपको नहीं दिखाए थे ट्रेनिंग में, इनका प्रिडिक्शन करके बताओ क्या आएगा। अब मॉडल उनका प्रिडिक्शन करेगा। अब उन 7 का आउटपुट भी आपके पास है पहले से ही, और उन 7 का मॉडल से आप क्या करा रहे हो, प्रिडिक्शन करा रहे हो। अब मैच करो, अब निकालो स्कोर कितना सही है कितना गलत है। अब वो अगर अच्छा आया तो मॉडल की ट्रेनिंग अच्छी हुई, क्योंकि मॉडल इस बार उन सैंपल्स का प्रिडिक्शन भी अच्छे कर रहा है जिनको कभी ट्रेनिंग में मॉडल ने उन्हें सीखा ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब सर ये होगा कैसे, कहा जो आपने वो तो अच्छा है, लेकिन ये होगा कैसे। तो इसको होने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने डेटा को, जो हमारा डेटा है, इस डेटा को 2 पार्ट में तोड़ना होगा। जनरली लोग रिकमेंड करते हैं 75% और 25%। आप इसको तोड़ सकते हो रूल के लिए। आप 80-20 कर लो, 60-40 कर लो, 90-10 कर लो, 50-50 कर लो। बट जनरली लोग हमारे डेटा सेट को 75% और 25% में तोड़ते हैं। जो 25% है इसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा। और जो 25% बचा के रखा, इसे हम बोलते हैं टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा वो है जिस पर मॉडल ट्रेन किया जाएगा, तो मॉडल को यही डेटा दिखाना है, इसलिए इसे 3 डेटा भी कहते हैं। ये वो डेटा है जो मॉडल को कभी नहीं दिखाया गया, फिट मेथड में कभी गया ही नहीं होगा, तो ये मॉडल के लिए कैसा है, अनसीन डेटा। तो मॉडल की ट्रेनिंग इससे कराओ, यानी कि जो मॉडल ट्रेन होगा वो इससे कराओ। और मॉडल का इवेल्युएशन इससे कराओ। तो जो फिट मेथड है वो यहाँ पर चलेगा, और मॉडल का जो इवेल्युएशन होगा वो हमारा अनसीन डेटा पे। सर आपने कह तो दिया, करोगे कैसे, डेटा को तोड़ोगे कैसे ऐसे 75% और 25% में। खुद से करने की जरूरत नहीं है, इस काम को करने के लिए रेडीमेड एक फंक्शन आता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन नाम से एक मॉड्यूल है sklearn पैकेज के अंदर, मॉडल सिलेक्शन। इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस पैकेज के किस मॉड्यूल में कौन सा फंक्शन है, ये तो आपको पहली बार मुझसे सीखना होगा, या किसी यूट्यूब चैनल से किसी किताब से सीखना ही होगा। उसके बाद ये आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, और अगली बार के लिए आपको याद होता है कि ये चीज यहाँ मिलती है। पहली बार मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी कहीं से सीखा था, कहीं से पढ़ा था, किसी किताब से, किसी चैनल से, किसी वेबसाइट से। तो पहली बार में आपको भी नहीं पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ पर मिलती है, आपको कहीं से सीखनी होती है। ठीक है, तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट फंक्शन का नाम है ट्रेन टेस्ट डिस्प्ले। नाम में ही काम है, हमारे डेटा को तोड़ना। कॉल करो इसे ट्रेन टेस्ट डिस्प्ले। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं, अभी सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपसे जो मांगता है उसका 75% और 25% रैंडमली करके दे देता है। देखो 75% में रैंडम एलिमेंट ये आ गए, और 25% ये हो गए। अब सर ये तो 7.5 और 2.5 थोड़ी करेगा, तो फ्लोर डिवीजन करता है, तो 7 और 3 ऐसे कर दियो। ठीक है, दोबारा चलाओगे तो ध्यान रखना यहाँ पे 7 2 5, अगली बार रन कराओगे तो बदल गया 8 5 9, फिर बदल गया। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपसे जो मांगेगा उसका 75%, देन 25%
करके मुझे दे देगा। अगर मैं आपसे कहूं सर हर बार फिर प्रोग्राम जब चलेगा तो अलग अलग ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा बन जाएगा, तो मॉडल हर बार अलग अलग चीजों को समझ रहा होगा, तो हर बार अलग अलग एक्यूरेसी आ सकती है। तो आप एक काम करो, इसको फिक्स कर दो। तो रैंडम स्टेट नाम का एक आर्गुमेंट होगा जिसकी आप कोई भी वैल्यू जो मन आए वो दे देना। मान लो मैंने यहाँ पे 10 दे दी। अब रैंडम स्टेट 10 एक मार्कर हो गया। जितनी बार इस डेटा को इस स्टेट पर स्प्लिट कराएंगे हर बार सेम स्प्लिट होगा। तो रैंडम स्टेट 10 पर टेस्ट में 936 आ रहा है। कभी भी चलाना, आज चलाओ, कल चलाओ, परसों चलाओ, 10 साल बाद चलाओ, जब भी इस डेटा को स्प्लिट कराओगे इस रैंडम स्टेट पर यही स्प्लिट होगा। अगर रैंडम स्टेट बदल दोगे फिर बदल जाएगा, लेकिन 11 के लिए फिक्स हो गया। तो 10 करना, फिर से वही आ जाएगा जो पहले आया था। ठीक है, तो जनरली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में एक रैंडम स्टेट दे दें, जिससे कि जब भी प्रोग्राम चले, मैं चलाऊं आप चलाएं, सबका एक जैसा आउटपुट आना चाहिए। अब ये क्या मानोगे, जो आपका फेवरेट नंबर है, लकी नंबर है, वो आप मान लेना, कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जस्ट एक मार्कर है कि हमारा हर बार सेम स्प्लिट होता रहे इस स्टेट के। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या पास करूंगा, अपना फीचर मैट्रिक्स और टारगेट वेक्टर। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करेगा, इसका 75% 25%, इसका भी 75% 25% करके मुझे। तो सबसे पहले क्या देगा, सबसे पहले देगा जो आपने यहाँ पे पहले पास करा है फीचर मैट्रिक्स, उसका 75% जो हम ट्रेनिंग में यूज करेंगे। तो वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया x_ट्रेन। ये 75% फीचर्स को कंटेन करेगा। 75% जो सैंपल्स हैं उन्हें कंटेन करेगा। 22 का 75% कितना हो गया, लगभग 16-17 जो आएगा उतने कंटेन करेगा। और जो रिमेनिंग 5-6 बचे वो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर। सर अभी बताओ, जो बाई है वो तो पूरा 22 सैंपल का हमने करना ही, उसको भी तोड़वाया ना हमने यहाँ पर, उसको भी स्प्लिट करवाया है। तो अगला जो होगा वो क्या होगा, जो वाई है उसका 75%। तो मैंने इसको y_ट्रेन कर दिया। और चौथा, अब क्या करो, अब मॉडल को क्रिएट करो, मॉडल को ट्रेन कराओ इस डेटा पर, ट्रेनिंग डेटा पर। पर गलत क्यों हो रहा है, एक्स ट्रेन वाई। जिन फीचर्स का मैट्रिक्स पास करा है उन्हीं सैंपल के लिए, जिनका ये फीचर मैट्रिक्स है, उन्हीं सैंपल का टारगेट पास कर। ठीक है, अब मॉडल से क्या कराओ, प्रिडिक्शन कराओ। प्रिडिक्शन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। बताओ किसका प्रिडिक्शन कराना है, किस डेटा का प्रिडिक्शन कराना है, ट्रेनिंग का या टेस्टिंग का। अब तुम्हारा जो ब्रेन है उसके जो पोर है, जो उसके जो अंदर जाने वाले एरिया है वो बंद हो चुके हैं। अब ब्रेन मना कर रहा है कि सर अब रहने दो, छोड़ दो, जाने दो। बस एक लाइन और लिखूंगा फिर आप आजाद हो, चले जाना। तो मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट कर लिया और उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर निकालेंगे। किसका निकालेंगे, जो टेस्टिंग के डेटा का एक्चुअल आउटपुट था, कहाँ रखा है, वाई टेस्ट। और अभी टेस्टिंग के डेटा का जो प्रिडिक्शन आया वो, ये हकीकत है आपकी, मतलब इस मॉडल की, कि ये मॉडल जिसने ट्रेन कराया था उसने जब देखा तो 85-86% सही था, जब दूसरे से एग्जाम दिलवाया तो 50% सही निकला वो। तो सीन डेटा, ट्रेनिंग डेटा, अनसीन डेटा जो मॉडल ने ना देखा हो, तो ये एवेल्युएशन करने का सही तरीका माना जाता है। तो एवेल्युएट वर्ड का मतलब होता है मॉडल के अनसीन डेटा की एक्यूरेसी, जिस डेटा पर मॉडल ट्रेन नहीं किया गया उस। इस बात को एक एग्जांपल से और फिर खत्म करते हैं। आपने कार चलाना सीखा, सेक्टर 15 में जो गलियां हैं
उनमें कार चलाना सीख लिया, कोर्स पूरा हो गया। अब मैंने कहा साबित करके दिखाओ कि आपने कार चलानी सीख ली। आपने क्या करा, सेक्टर 15 की गलियों में कार घुमाकर बिना डैमेज करे लेकर आ गए वापस। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये सही नहीं है, क्योंकि सेक्टर 15 की गलियों के सारे गड्ढे आपने याद कर लिए होंगे, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ भीड़ आएगी, कहाँ पर कोई एनिमल निकलेगा। तो आपने रट लिया होगा। एक काम करो, 18 में जाओ, अट्टा मार्केट में चला के आओ। सिखाया मैंने सेक्टर 15 में कार चलाना, और टेस्ट कहाँ ले रहा हूँ आपका, सेक्टर 18 में, सेक्टर 27 में। यहाँ से कार घुमा के ग्राउंड लगा कर लाओ, बिना डैमेज करे ले आए, तो मान जाऊंगा कि आपने कार चलानी सही सीखी। अनसीन डेटा, अनसीन गलियां, जहां मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी। जिस गलियों में मैंने कार चलाना सीखा, अगर मैंने वहां चला ली अच्छे से कार, तो कई बात की ट्रेनिंग भाई। जहां मैंने नहीं सीखी थी, वहां पर मैं चलाकर अगर सही आ गया, तो मेरी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, कल थर्सडे क्लास ऑफ रहेगी, फ्राइडे को मैं नहीं हूँ, फ्राइडे को भी ऑफ रहेगा, लेकिन सैटरडे को और संडे को क्लास होगी इस बार। ठीक है, तो फ्राइडे को ऑफ रहेगा, फ्राइडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो फ्राइडे की जगह क्लास आपकी होगी सैटरडे को, और इस बार संडे को भी क्लास होगी। और क्लास का टाइम अभी हमारा 10:30 है, 11 बजे रहेगा। तो अपना शेड्यूल वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। किसी का कोई पहले से प्लान है कि हमने तो सर टिकट बुक करा लिया है, या उसके साथ जाना है घूमने घामने, जो भी करना है, तो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है हमारे पास। रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आएगी, आप उससे क्लास का अपना बैकअप अपने आप से ले सकते हैं। नहीं नहीं, सैटरडे संडे 11 बजे, और फिर मंडे को 10:30 ही आना है। जैसे आपका टाइम है वैसे ही आना है। ठीक है, ये इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर लगते ही आपकी छुट्टियां शुरू बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस बार अक्टूबर में बहुत छुट्टियां पड़ने वाली हैं। सारे फेस्टिवल अक्टूबर में पड़ रहे हैं। 2 अक्टूबर शुरू होगा, उसके बाद दशहरा भी इसी में पड़ेगा, दिवाली भी इसी में पड़ेगी, भाई दूज इसी में पड़ेगा। पूरा अक्टूबर मान के चलो, सिर्फ 8-10 क्लास होंगी अब। तो जितना कवर करना है, जितना खींचना है, सितंबर ही हमारे पास है, जितना पढ़ सकते हो सितंबर में पढ़ लो। ठीक है, चलिए फिलहाल मंडे सैटरडे को मिलेंगे 11 बजे।